ऊर्जा का जो प्रवाह है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, वो पीछे रिवर्स नहीं आता। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ऊर्जा ऊर्जा एक दिशा में, और वो आगे की ओर, आगे हमेशा हमेशा जो है वो आगे की ओर ही बढ़ेगा, पीछे की ओर नहीं आएगा। लेकिन जो पोषक तत्व है, ठीक है, लेकिन जो क्या है, ये जो पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व इसमें आ गया, यहां से पोषक तत्व यहां आ गया। अब मान लीजिए कि ये पेड़ भी मरेगा, एक दिन इसकी भी मृत्यु होगी। और ये द्वितीय जो है, जैसे कि जो भी हो, बकरी, गाय, भैंस, जो भी, ये भी डेथ करेगा। जो तृतीयक है वो भी डेथ करेगा। और डेथ करने के बाद इसका क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन करता, अपघटक जो है, अब ये अपघटक क्या करेगा कि ये जो अपघटक है, ये इसको डिकम्पोज करके कहां मिला देगा, मिट्टी में। और इसी मिट्टी से फिर ये पोषक तत्व खींच लेगा अपनी जड़ों से। इसका मतलब है कि जो पोषक तत्वों का जो प्रवाह है वो साइक्लिकल है, एक चक्र है ना। और जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा है, एक दिशा में है, इसका साइकिल नहीं है। ये बात याद रखेगा आप लोगों को, ये बहुत ही कंप्लीट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, कि जो जो पोषक तत्वों का, यही देखो पीटी में इसी तरह से आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। और उसमें पहला कथन होगा कि पोषक तत्वों का प्रवाह रैखिक है। गलत हो गया, इसका साइक्लिक है ना। ये चक्रानुक्रम में है। ये किस तरीके से है, चक्रानुक्रम में है। पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले जो है ये सनलाइट सन से किसके पास आएगा, द्वितीय के पास, द्वितीय के बाद तृतीय, तृतीय के बाद चतुर्थक, और पंचम के पास चला जाएगा, है कि नहीं। अब इसी तरीके से ये जो है साइकिल घूमता रहेगा। लेकिन ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ऐसा नहीं है कि ऊर्जा पीछे से चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पेड़ है ये हिरण को खा जाए, या हिरण जो है बाघ को खा जाए, या हिरण आदमी को खा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ऊर्जा जो है एक तरफ में जाएगा। अब इसी चीज को अब हम आगे समझते हैं। पहले लिखिए कि ऊर्जा का प्रवाह, इसको लिखिए, तो इसको मैं लिखा देता हूं, ऊर्जा का प्रवाह। लिखिए कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार के माध्यम से होता है। आहार के माध्यम से होता है। लिखते चलिए इसको, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है, आहार के माध्यम से होता है। अभी हम यही चीज समझा रहे थे कि जब एक जिस तरीके से आहार बनाते हैं, जैसे साग है, हरी पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको कौन खाएगा, उसको खाएगा शाकाहारी जीव। और जो शाकाहारी जीव है ना, यह सर्वाहारी जीव। अब वहां उसको अगर कोई और खा रहा है तो इस प्रकार से, मेरी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर है? अच्छा, शायद आपके तरफ में थोड़ा दिक्कत हो, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। बाकी वीडियो की क्लियरिटी ठीक है यहाँ पे, है ना। है। चलिए, तो एक तो आगे लिखिए कि ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन तीन प्रकार से किया जाता है। ऊर्जा ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन तीन प्रकार से किया जाता है, ठीक है। पहला, तीन प्रकार से किया जाता है। पहला लिखिए आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला। दूसरा, आहार जाल। और तीसरा, पिरामिड, ठीक है, पारिस्थितिकीय पिरामिड।
पारिस्थितिकीय पिरामिड। ये अब इसको एक एक करके समझते हैं। अभी हम लोग क्या समझ रहे थे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होगा हमेशा कैसा होगा, एक दिशा में होगा। ये चीज को समझा हम लोगों ने। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, दूसरी चीज ये समझ रहे हैं कि ये ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो तीन प्रकार से किया जाता है। अब वो तीन प्रकार क्या क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि आहार जाल और आहार श्रृंखला में क्या अंतर होगा। आहार श्रृंखला और आहार जल में क्या अंतर पाते हैं आप लोग। हाँ हाँ ठीक है, लीनियर होता है ना। हाँ अरैखिक होता है, ये चीज है। चलो, तो ऐसा करो कि ऊर्जा के प्रवाह को समझ गया। अब दो तरफ इस तरीके से बनाओ, एक तरफ लिखो आहार श्रृंखला और एक तरफ लिख लीजिए आहार जाल। अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आहार श्रृंखला में क्या होगा, ऊर्जा का रैखिक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्जा का ऊर्जा का रैखिक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा का रैखिक प्रवाह प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रैखिक का मतलब है कि आहार जल जो बनेगा वो एक दिशा में बनेगा। सॉरी सॉरी, आहार श्रृंखला जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एक दिशा में बनेगा। एक दिशा में जैसे कि मान लीजिए पेड़ है, पेड़ को कौन खाएगा, हिरन। और हिरन को किसने खाया, बाघ ने, है ना। हिरन को किसने खाया, बाघ ने। तो ये देखिए कि ये एक दिशा में बढ़ रहा है, नहीं ये क्या हो गया, एक दिशा में बढ़ाई। आज बात समझ में नहीं आ रही है, समझ गए, ये एक दिशा में हुआ। लेकिन अगर इसी चीज को, जरूरी नहीं है कि हिरन को बाघ ही खाएगा, हो सकता है कि इस हिरन को चीता खा जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस हिरन को तेंदुआ खा जाए। अच्छा, इंसान भी खा सकते हैं, मानव भी खा सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, इसी तरीके से अब ये पेड़ है तो जरूरी नहीं कि इसको हिरन ही खाए, हो सकता है कि खरगोश भी खाए इसको, हो सकता है कि इसको बकरी भी खाए, ठीक है। हो सकता है कि इसको चूहा भी खाए, पॉसिबल है ना। अब इस चूहे को कौन खाएगा, हो सकता है कि सांप खा ले इसे। बात समझ रहे हो। तो इसका ये देखो, ये एक जाल बन गया, ये क्या बन गया, एक जाल बन गया, जाल बन गया। यानी कहने का मतलब है कि आहार श्रृंखला का मतलब हुआ कि सिर्फ एक दिशा में, है ना, एक लाइन में लोग जो है आहार का जो है ट्रांसफर होगा, ऊर्जा का वितरण हुआ। लेकिन यही चीज अगर ये जो पेड़ है, ये पेड़ केवल किसी एक जीव का आहार में बन करके कई जीवों का जब आहार हो जाए, तो यानी कि एक जो जीव है वो सिर्फ एक ही जीव का आहार नहीं है बल्कि कई जीवों का आहार है। या कोई जो जीव है सिर्फ एक ही जीव पे आश्रित नहीं है, हो सकता है कि बाघ खरगोश को भी खा ले, हो सकता है कि बाघ बकरी को भी खा ले। तो इसका मतलब है कि ये जाल बन गया, क्या बन गया, एक जाल बन गया। समझ रहे हो इसको, है ना, ये क्या बन गया, एक जाल बन गया। तो अब यही जो चीज है, ऊर्जा का जो आहार श्रृंखला है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बनेगा। ये जो मैंने बताया इसको फिर से लिख लीजिए यहाँ पे, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब यही चीज, अब ये देखिए, ये जो आहार श्रृंखला है दो हो सकता है। एक हो गया स्थलीय क्षेत्र का, एक कौन सा हो गया, स्थलीय क्षेत्र का। तो स्थलीय क्षेत्र में कैसा दिखेगा, कैसा होगा, पेड़, और पेड़ से हिरन, और हिरन को बाघ। तो ये हो गया आहार श्रृंखला का एक एक एग्जांपल, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, ये तो स्थलीय क्षेत्र का हुआ।
अगर जलीय क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें, जलीय क्षेत्र की, तो जलीय क्षेत्र में सबसे पहले क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन या शैवाल, और इस शैवाल को कौन खाएगा, जलीय पिस्सू, और जलीय पिस्सू को कौन खाएगा, मछली, छोटी मछली, है ना, छोटी मछली, और इसी छोटी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली। तो यहां भी देखो ये जो है ये जलीय क्षेत्र का आहार श्रृंखला हुआ, तो स्थलीय क्षेत्र का आहार श्रृंखला, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। अब अच्छा, इसी प्रकार से अगर आहार जाल की बात करें, तो आहार जाल में क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो अरैखिक प्रवाह होगा, ऊर्जा का, ऊर्जा का, जी, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, आप इसको ये देख कर लेना, मतलब एक प्रकार का जीव है, एकदम से छोटा छोटा होता है, आप गूगल कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, देखो ऊर्जा का प्रवाह जो है, ऊर्जा का जो प्रवाह यहाँ पे, यहाँ तो रैखिक होगा, यहाँ पर क्या होगा, अरैखिक प्रवाह होगा, यानी कोई दिशा नहीं होगी, है ना। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, यहाँ पे अरैखिक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करेगा। अरैखिक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करेगा, इसका जाल, अरैखिक प्रतिनिधित्व का जाल पहले बना चुके थे, अभी दोबारा से बना लेते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, जब भी आहार श्रृंखला, आहार जल की शुरुआत होगी तो कहां से होगी, प्राथमिक उत्पादक से ही होगा, है ना। जब भी आहार श्रृंखला या आहार जल की शुरुआत होगी तो वो कहां से बनेगा, प्राथमिक, प्राथमिक उत्पादक से ही बनेगा, यानी वनस्पतियों से, समझ रहे, जो अपना भोजन किससे तैयार करता हो, सनलाइट से करता हो, वहीं से शुरुआत होगी इसकी। अब इसी तरीके से यहां मान लेते, देखिए ये होगा घास, ठीक है। अब इसी घास को कौन खाएगा, हिरण, और इसी हिरण को कौन खा गया, बाघ। लेकिन अब इसी घास को कोई, घास को क्या खा सकता है, टिड्डा, इसी घास को टिड्डा, जो, और इस टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक, और मेढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खाएगा, बाज, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इस हिरण को तेंदुआ भी खाएगा, और इसी को और भी मानव वगैरह भी खाएगा। तो ये देखो, मैंने कहा था कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अरैखिक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक घास है और इस घास में टिड्डा है, यानी इस तरीके से चीजें इसमें चलेंगी, समझ रहे हो इसको। चलो ये हो गया एक एक एक। अब इसकी दूसरी विशेषता लिखते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूं पहले, लिखो इसकी दूसरी विशेषता, इसकी दूसरी विशेषता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक पथगामी होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक पथ गामी होता है, यानी अगर कोई चीज एक ही दिशा में बढ़ रहा है तो वो एक पथगामी है, जबकि इसमें क्या है, बहुपथगामी है, क्योंकि कई दिशाओं में बढ़ रहा था, है कि नहीं। तो यहां क्या हो गया, ऊर्जा का प्रवाह, आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुपथ गामी होता है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहां जो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, जो आहार श्रृंखला है वो दो प्रकार का होता है। आहार श्रृंखला कितने प्रकार का होता है, इसकी प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का। तो इसका पहला जो प्रकार है वो है चराई, पहला जो है वो क्या है, चराई। चराई का मतलब क्या हुआ,
लिखिए कि चराई आहार श्रृंखला में, चराई आहार श्रृंखला में, चराई आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, चराई आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह की शुरुआत, की शुरुआत उत्पादक से होता है। उत्पादक, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, है ना। चराई आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह की शुरुआत उत्पादक से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उत्पादक चराई में क्या उत्पादक से होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, पेड़, और पेड़ से वही हिरन, और इसी हिरन को बाघ। तो ये कैसा हो गया, चराई का हिस्सा हो गया। आएगा समझ में? ठीक है, और इसी तरीके से ऊर्जा के प्रवाह के, अगर ये तो ये हो गया कहां पे, ये हो गया अपना स्थलीय क्षेत्र में। जलीय क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो जलीय क्षेत्र में शैवाल से शुरू होगा, शैवाल होगा, शैवाल को कौन खाएगा, जलीय पिस्सू, और जलीय पिस्सू को कौन खाएगा, मछली। एक प्रकार ये होता है। अगर इसकी दूसरी प्रकार की अगर बात करें तो दूसरा प्रकार होता है अपरद आहार, चराई प्रकार का हो गया। दूसरा जो होता है अपरद आहार, अपरद आहार। ठीक है, और ये अपरद आहार में क्या है, इसमें लिख लीजिए कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत, हाँ, या आहार श्रृंखला एक ही बात है, खाद्य श्रृंखला लिखो या आहार श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कार्बनिक पदार्थ से होता है, कार्बनिक पदार्थ से होता है। ठीक है, इसी को दूसरे अथवा अथवा करके लिखिए कि अपरद आहार श्रृंखला, अपरद आहार श्रृंखला, अपरद आहार श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह की शुरुआत, ऊर्जा के प्रवाह की शुरुआत अपरद करता, अपरद कर, हाँ, ऊर्जा के प्रवाह की शुरुआत अपरद करता अथवा अपघटक द्वारा होता है, अथवा अपघटक द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, अपघटक। अपघटक कौन होता है, हाँ, जीवाणु और कवक। तो जैसे कि एक पत्ता है, ठीक है, अब ये पत्ता पेड़ से टूट के गिर गया, ठीक है, पत्ता जो है वो क्या हुआ, पेड़ से टूट के गिरा। अब इसको अपघटित कौन करेगा, कवक, है ना, इसको अपघटित कौन करेगा, कवक, और कवक के बाद जीवाणु। तो ये हो गया अपरद आहार श्रृंखला का हिस्सा हो गया ये। ठीक है, या तो पत्ते को मशरूम, और मशरूम को हिरण, और हिरण को बाघ। पत्ता से तैयार हो गया मशरूम, और मशरूम से हिरण, मशरूम को हिरण ने खाया और हिरण को बाघ ने। ठीक है, तो यहाँ पे लोग समझ रहे थे आहार श्रृंखला के दो प्रकार, एक होता है चराई और एक होता है अपरद। चराई की जो शुरुआत है, चराई की जो शुरुआत होगी प्राथमिक उत्पादक से होगा, है कि नहीं, और जो अपरद की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, रासायनिक से होगा। ठीक है, अच्छा, इसका तीसरा पॉइंट, आहार श्रृंखला का तीसरा पॉइंट लिखिए, आहार श्रृंखला का तीसरा पॉइंट लिखिए कि एक जटिल आहार जाल, एक जटिल आहार जाल
एक जटिल आहार जाल जिसमें आहार श्रृंखला की अधिकता होती है, जिसमें आहार श्रृंखला की अधिकता होती है, वह आहार जाल अधिक स्थिर होता है। वह आहार जाल अधिक स्थिर होता है। इसका मतलब क्या समझे आप? अच्छा फिर से, एक जटिल आहार जाल जिसके आहार श्रृंखला जिसमें आहार श्रृंखला अधिक होती है, वह आहार जाल अधिक स्थिर होता है। वह आहार जाल अधिक स्थिर होता है। इसका मतलब क्या समझे? देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई, जैसे कि कोई, अगर ये बाघ है, ठीक है, अब ये बाघ भोजन के लिए केवल और केवल हिरन पे निर्भर है। केवल और केवल किस पे निर्भर है? हिरन पे। उस जंगल में हिरन हो ही नहीं, तो इस बाघ का क्या होगा? ये भूखा मर जाएगा, ये भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं? इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हिरन के अलावा इस क्षेत्र में खरगोश भी है, ठीक है, और तो अगर हिरन न रहे तो बाघ को खरगोश से काम चल जाएगा, है ना? या या मतलब कि अगर खरगोश न रहे, ठीक है, कोई और एक ऐसा जीव बताइए जो वहां रहता हूं, जैसे बकरी, है ना? बकरी। इसका मतलब है कि अगर इसमें से कोई एक अगर गाय भी हो जाएगा, तब भी ये जो है आहार जाल बना रहेगा, है कि नहीं? आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब है कि जो जितना ज्यादा, सारिका मैम वेलकम है आपका, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग आहार श्रृंखला और आहार जाल को समझ रहे हैं, है ना? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा कि जो आहार श्रृंखला होता है वो एक रैखिक होता है, एक पथगामी होता है। इसमें ऊर्जा एक पथ में ट्रांसफर होता है, जबकि आहार जाल के अंदर में अगर देखा जाए तो ये बहुपथगामी होता है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट देख रहे हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि आहार श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं। एक चराई आहार श्रृंखला होता है और एक अपरद आहार श्रृंखला होता है। चराई आहार श्रृंखला की शुरुआत जो है प्राथमिक उत्पादक से शुरू होता है, जबकि अपरद आहार श्रृंखला की शुरुआत अपघटकों के द्वारा की जाती है और उपपत्तों से शुरू करता है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे भी समझा है। अब अब इसके आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो जो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका जो आहार जाल जितना ज्यादा जटिल होगा, उसकी स्थिरता उतनी अधिक होगी, है कि नहीं? क्योंकि क्योंकि उसके वो भोजन के लिए किसी एक जीव पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हिरन नहीं मिला बाघ को तो वो खरगोश को खा लेगा, अगर खरगोश नहीं मिला तो वो बकरी को खा लेगा। इस प्रकार से इसके सर्वाइवल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बकरी भी ना हो, खरगोश भी ना हो, तो इसे डिपेंड करना पड़ेगा किस पे? हिरन पे। और एक समय ऐसा हो कि हिरन भी गायब हो जाए जंगल से, बाघ को भूखा मरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आहार जाल में जितने जितना ज्यादा सर्किल बनेगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा? उतना ज्यादा वो स्थिर होगा, है कि नहीं? ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसको मैं दूसरे तरीके से और समझाऊं फिर। जैसे देखिए, यहां हो गया घास, ठीक है। अब ये घास जो है कौन खा रहा है? खरगोश। इसी घास को बकरी, इसी घास को हिरन।
अब देखिए, अब या इसी घास को टिड्डा, इसी घास को टिड्डा, अभी टिड्डे को कौन खा रहा है? मेढक। और मेढक को कौन खा रहा है? सांप। और सांप को कौन खा रहा है? बाज। सांप को कौन खा रहा है? बाज। अब देखिए, अगर मान, अब इसी तरीके से ये बकरी है, इस बकरी को कौन खा रहा है? बाघ। इसे, ये हिरन को भी खा लेगा, ये खरगोश को भी खा लेगा, है कि नहीं? अब इसी तरीके से आप समझिए कि ये जो, अब इसी इसी बाघ खा लेगा, अब इस हिरन को तेंदुआ भी खाएगा, और अब ये तेंदुआ जो है बकरी को भी खाएगा, और ये तेंदुआ खरगोश को भी खाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें कि मेढक है यहाँ, अब इसी इसी आहार श्रृंखला में छोटे छोटे टिड्डा है, अब टिड्डे को खाएंगे छोटे मोटे जो छिपकली वगैरह टाइप, जो छिपकली वगैरह होंगे वो, और इसी छिपकली को कौन खाएगा? मेढक। समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अगर कॉम्प्लेक्स हो गया, अब सोचिए कि एक, अगर ये मतलब ये कई आहार श्रृंखलाओं को मिला दे तो एक आहार जाल बन रहा है कि नहीं? कई कई आहार श्रृंखलाओं को मिलाने में क्या बन रहा है? एक आहार जाल बन रहा है। अब इसमें सोचिए कि अगर कोई जीव, जैसे कि जो बाघ है वो सिर्फ बकरी पे डिपेंडेंट हो, अगर ये रिप्लेस हो गया तो ये इसका इसका भी कहानी खत्म, है ना? बकरी अगर किसी आहार जाल से हट जाता है, तेरी बात की पूर्णता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खरगोश भी है उसके लिए, भोजन के लिए, और साथ में हिरन भी है। इसीलिए मैंने कहा कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा आहार जाल, जितना ज्यादा जटिल होगा आहार जाल, उतना ज्यादा उसमें स्थिरता होगी, उतना लंबे समय तक के वो आगे सर्वाइव कर सकता है। ओके। चलिए, अब इसी में चौथा पॉइंट लिखिए कि कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर, कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर, कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण करती है। क्या? अच्छा, मेरी आवाज बीच बीच में कट जा रही है? मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण करती है। ठीक है। आहार जाल की तरफ में ही एक एक पॉइंट और लिखिए। वो पॉइंट ये है कि एक जीव कई आहार श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। एक जीव कई आहार, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे, ये जो ये जो है ये यहाँ पे जो खरगोश है वो इसका भी भाग है, वो इसका भी भाग है, और ये इधर भी बढ़ सकता है, और ये इस तरफ में भी बढ़ रहा है, ये इस तरफ नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कोई एक जो जीव होगा, है ना, वो कई आहार श्रृंखला का वो भाग होकर के आहार जाल बनाएगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए लिखिए कि एक जीव कई आहार श्रृंखलाओं के भाग हो सकते हैं। ये एग्जैक्टली ये सब पीजी में आपको ऑप्शन के तौर पे मिल सकता है ना? तो अभी हम लोगों ने जो चीज पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा के प्रवाह, और ऊर्जा के प्रवाह के अंतर्गत हम लोगों ने ये समझा कि जो ऊर्जा है वो एक दिशा में ही प्रवाह होता है, उसका साइकिल नहीं बनता, वो चक्र नहीं बना सकता। चक्र नहीं बनाने का मतलब है कि कभी भी कोई पेड़ हिरण को नहीं खा सकता, कभी भी कोई हिरण बाघ को नहीं खा सकती। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि ऊर्जा एक ही दिशा में बढ़ेगा। एक ही दिशा में बढ़ने का मतलब है कि कोई वनस्पति है, उस वनस्पति को कौन खाएगा? कोई शाकाहारी जीव,
या फिर कोई सर्वाहारी जीव, और उस सर्वाहारी या शाकाहारी जीव को उच्च मांसाहारी जीव खाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा एक दिशा में ही ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर पोषक तत्वों की बात करें तो जो पोषक तत्व है वो चक्रानुसार चलेगा, चक्रानुक्रम में चलेगा। अगर कोई पोषक तत्व जो है स्टोर हो गया प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता में, और उसी वही प्राथमिक उपभोक्ता को किसी सेकंड कंज्यूमर ने उसे खाया तो उसमें जमा हो गया। लेकिन ये सबकी एक एज होती है, चाहे वो पेड़ हो या कोई जीव जंतु हो, एक समय निश्चित समय के बाद उसकी डेथ होती है। तो डेथ होने के बाद उसमें अब घटक आते हैं और उसका अपघटन करना शुरू कर देते हैं, और अपघटन करके उसे कहां मिला देते हैं, मिट्टी में। और मिट्टी से फिर पेड़, मिट्टी से फिर क्या करेगा पेड़, खनिज के तौर पे अपनी जड़ों के माध्यम से खींचेगा, और खींच करके फिर जब पेड़ अपने पास लेकर गए तो फिर उस पे जो प्राथमिक जो शाकाहारी जीव था वो या जो सर्वाहारी जीव था वो उसे खाएगा। इसका मतलब है कि जो पोषक तत्व है वो क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं इसको? जैसे इसको ऐसे समझिए कि ये हो गया पेड़, और इस पेड़ को कोई सर्वाहारी या शाकाहारी ने खाया, तो जो पोषक तत्व है इसमें ट्रांसफर हो गया, और यही सर्वाहारी जीव को किसी उच्च मांसाहारी ने खाया, तो यहां से पोषक तत्व किसमें ट्रांसफर हो गया, इसमें। लेकिन एक निश्चित समय के बाद ये पेड़ भी डेड करेगा, ये जीव भी डेड करेंगे, ये जीव भी डेड करेंगे, और डेड करेंगे तो इसमें अब घटक आएगा। अब घटक अपने लार्वा का स्राव करेगा, और स्राव करके इसको अपघटित करके मिट्टी में मिला देगा। और जैसे ये मिट्टी में मिले तो ये सारा का सारा जो पोषक तत्व है, ये सारा का सारा पोषक तत्व कहां मिल गया, मिट्टी में। और इसी मिट्टी में मिले पोषक तत्व को फिर पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से खींचेगा, और खींच करके फिर इसको सर्वाहारी जीव खाएगा या शाकाहारी जीव खाएगा, और फिर इस सर्वाहारी या शाकाहारी जीव को उच्च मांसाहारी खाएगा, फिर ये डेड करेगा। तो ये साइकिल बना। तो पोषक तत्व का साइकिल बनेगा, है ना, लेकिन ऊर्जा के प्रवाह का साइकिल नहीं बनेगा। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। अभी इसमें हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड। यही सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं आपके साथ। हाँ, ताकि आप पीछे की चीजों को, ये सारी चीजों को समझ जाए, ताकि आगे में आपको दिक्कत ना हो। अब आते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड पे। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊर्जा के प्रवाह को। ऊर्जा का प्रवाह कहां पे होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में या पारी तंत्र में। पारिस्थितिकीय पिरामिड, ठीक है। अब देखिए जीव भार क्या होता है, जीव भार क्या होता है बताइए। हाँ, इसको बोलते हैं शुष्क कार्बनिक मात्रा। जीव भार का मतलब हो गया शुष्क कार्बनिक मात्रा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी चीज, चाहे पेड़ हो, यानी कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि वनस्पति हो या कोई जीव हो, है ना, जब वो जीवित होता है तो उसका वजन ज्यादा होता है। लेकिन जब वो डेड करता है, मृत्यु हो जाती है, वजन ज्यादा होता है। लेकिन जब वो डेड करता है तो डेड करने के बाद वो जब सूखने लगता है, सूख जाता है, तो सूखने के बाद उसमें से कौन कौन सी चीजें निकाल देंगे हम, उसके नाखून को, उसके बाल को, उसके हड्डियों को, है ना, दांत को, इन सब चीजों को बाहर निकालने के बाद जो भार बच जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, जीव भार। क्लियर है?
तो लिख लीजिए इसको कि खाद्य श्रृंखला में संचित ऊर्जा की मात्रा, खाद्य श्रृंखला में संचित ऊर्जा की मात्रा अथवा अथवा संचित अथवा संचित जीव भार की मात्रा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि खाद्य श्रृंखला में संचित ऊर्जा की मात्रा अथवा संचित जीव भार की मात्रा अथवा जीवों की संख्या अथवा जीवों की संख्या को विभिन्न पोषण स्तरों में विभिन्न पोषण स्तरों में पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। विभिन्न पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। अभी इसी पिरामिड को बनाएंगे, ठीक है, दर्शाया जाता है। इसको देने वाले व्यक्ति लिखे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्राणी वैज्ञानिक एल्टोनिक 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 ने 1927 में दिया था। एल्टोनिक ने 1927 में दिया था, ठीक है। अब देखिए कई तरह के पिरामिड होते हैं। एक होता है ऊर्जा पिरामिड, एक होता है संख्या पिरामिड, ठीक है। तो इस तरह से जो पिरामिड है उसको समझते हैं कि ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, संख्या पिरामिड किस प्रकार से भी है, किस प्रकार से अलग है, जैव भार का जो पिरामिड है वो किस प्रकार से अलग होता है। समझ गए? इन तीनों पिरामिड को समझने की कोशिश करते हैं। जीव भार क्या होता है? शुष्क कार्बनिक मात्रा, है ना। अब पिरामिड को किसने दिया? एल्टोनिक ने दिया। तो सबसे पहले है ऊर्जा पिरामिड। सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड जो है वो हमेशा क्या होगा? हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा एक दिशा में बनेगा, कभी भी उल्टा नहीं बन सकता है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। तो लिखिए पहले इसको कि इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते समय, इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते समय हमेशा इसकी शुरुआत या आधार पर उस पारितंत्र के उत्पादक को रखा जाता है। उस पारितंत्र के उत्पादक को रखा जाता है जो उस पारितंत्र में भोजन बनाता है, जो उस पारितंत्र में भोजन बनाता है। घास पारितंत्र में घास, घास पारितंत्र में घास, वन पारितंत्र में पेड़, जलीय पारितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन। हाँ, घास पारितंत्र में घास, ये एग्जांपल है कि जैसे मैंने कहा क्या कि मान लीजिए कि ऊर्जा पिरामिड आप बना रहे हैं, तो ऊर्जा पिरामिड में जो आधार है, तो ऊर्जा पिरामिड का जो आधार होगा वो कौन सा होगा?
आधार क्या होगा, ये आधार होगा। तो जब भी ऊर्जा पिरामिड बनाएंगे तो ऊर्जा पिरामिड हम कभी कभी किसका बना सकते हैं, वन का बनाएंगे, है ना, या फिर घास का बनाएंगे, या फिर हो सकता है कि जलीय क्षेत्र का बनाए। तो जब भी जिस पारितंत्र का बनाएंगे, वन पारितंत्र का बनाएंगे, घास पारितंत्र का बनाएंगे, जलीय पारितंत्र का बनाएंगे, तो आधार में हमेशा हम उत्पादक को रखेंगे। आधार में किसको रखेंगे, उत्पादक को रखेंगे। तो वन पारितंत्र में उत्पादक कौन होगा, पेड़ होगा, है कि नहीं। और दूसरे नंबर पे हम किसको रखेंगे, उसके उपभोक्ता को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हमेशा सबसे पहले किसको रखेंगे, उत्पादक को रखेंगे। ये हो गया उत्पादक। तो उत्पादक का जो उत्पादक में जो ऊर्जा होगी वो बहुत ज्यादा होगा। लिंडमैन के सिद्धांत हम लोगों ने कल पढ़ा था, है कि नहीं। तो लिंडमैन के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो ऊर्जा जो है, जो जिस जीव में जो जीव ऊर्जा को ग्रहण करता है और उस जीव को अगर कोई और ग्रहण करता है तो उसमें मात्र ऊर्जा 10% ही ट्रांसफर हो पाता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये उत्पादकों के पास ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जब उत्पादकों के पास जो ऊर्जा ज्यादा होगी, तो जब हम ऊर्जा का पिरामिड बनाएंगे तो आधार में किसको रखेंगे, उत्पादक को ही रखेंगे। तो वन पारितंत्र में भी उत्पादक होगा, घास पारितंत्र में भी उत्पादक होगा, जलीय पारितंत्र, ऐसे जितने भी पारितंत्र होंगे उन सभी पारितंत्र में कोई ना कोई प्राथमिक उत्पादक होगा। और जो प्राथमिक उत्पादक होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, आधार में रखेंगे। क्लियर है। अब ये देखिए यहां उत्पादक को हमने रखा, अब इस उत्पादक को कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक, अब ये प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, है कि नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता। अब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिलेगी, प्राथमिक उत्पादक, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां होगी, उत्पादक के पास। अब उत्पादक के बाद कहां होगी, प्राथमिक उपभोक्ता के पास, और प्राथमिक उपभोक्ता के बाद कहां होगी, द्वितीयक उपभोक्ता के पास। अब ये बन गया पिरामिड। ये कौन सा पिरामिड बना, ऊर्जा का पिरामिड। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। अब इसी पिरामिड को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके का, है ना। अब ये चीज इस तरफ से उतना अच्छा बना नहीं। ये देखिए ये पिरामिड हो गया, है ना। अभी देखिए ये हो गया तृतीय पोषण स्तर। तृतीय पोषण स्तर, पीटी में ये क्वेश्चन आएगा, ऊर्जा पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तो ये जो ऊर्जा पिरामिड है कभी भी उल्टा नहीं बनेगा। उल्टा पिरामिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो अब एक चीज बताइए कि कभी भी जो तृतीय उपभोक्ता उसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी क्या, नहीं होगा, क्योंकि, है ना, ये उल्टा बन ही नहीं सकता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। उल्टा द्वितीय उत्पादक है तो इसके पास भी ज्यादा नहीं होगा, ऐसा बन ही नहीं सकता, है ना। तो ये, तो इसीलिए अगर फिल्म्स मिलेगा कि ऊर्जा पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनाए जा सकते हैं, गलत हो गया। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, ऑलवेज, ये, है ना। तो ये हो गया तृतीय पोषण स्तर, और ये हो गया द्वितीय पोषण स्तर। और ये हो गया आपका प्रथम पोषण स्तर, जिसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। प्रथम पोषण स्तर। अब क्या है कि सबसे ये कहा जाए कि तृतीय पोषण स्तर के लोग सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, गलत हो गया, है ना। समझ गए, इसी के बेस जो क्वेश्चन बनेगा इसी के बेस पे बनेगा, इसी के इर्द गिर्द बनेगा। तो इसको हमें पढ़ने के बाद इस कॉन्सेप्ट को देखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, और इसका आधार क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखिए किस तरह की चीजों से कैसा क्वेश्चन बनाया जा रहा है।
तो इसको लिख लीजिए ऊर्जा पिरामिड को कि हमेशा सीधा होता है। अच्छा अच्छा, वो लिखिए, घास पारितंत्र में घास, वन पारितंत्र में वृक्ष, जलीय पारितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जो प्लवक होते हैं छोटे छोटे, शैवाल वगैरह, एल्गी वगैरह, घास, उसी प्लैंक्टन को, एक प्रकार का घास है समुद्र में जिसे मछली वगैरह खाते हैं और इसी में पूरा जीव चलता रहता है ना। यूट्यूब पे जाकर के एक चीज सर्च कर लीजिएगा, ड्यूगोंग या समुद्री गाय, ड्यूगोंग जिसको बोलते हैं समुद्री गाय, काउशी। और इसका, इसको देख लीजिए कि उसका क्या महत्व वगैरह है और अभी क्या कंडीशन है उसकी। चलिए, अब इसमें देखिए, लिंडमैन का 10% का नियम कल लिखा था आपने। चलिए, इसको 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 फिगर से समझ लेते हैं। जैसे कि घास है, तो घास ने 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किया, ठीक है, 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किया। अब घास को किसने खाया? हिरन ने। तो ये हिरन ने हिरन ने इसको खाया, तो यहां से कितना प्रतिशत गया? 10%। 10% का मतलब इसके पास कितना ऊर्जा है? 10 कैलोरी। अब इसी हिरन को किसी बाघ ने खाया, तो बाघ के पास कितना गया? 10%। इसका तो 10% का मतलब 1 कैलोरी ऊर्जा। तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं लिंडमैन का 10% का नियम। इसी में लिखिए कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार 90% ऊर्जा का क्षय, 90% ऊर्जा का क्षय रूपा क्षय रूपांतरण क्षय रूपांतरण स्लैश उपापचयन उपापचयन एवं श्वसन क्रिया द्वारा हो जाता है, एवं श्वसन क्रिया द्वारा हो जाता है। और ऊपर के पोषण स्तर के जीवों को और ऊपर के पोषण स्तर के जीवों को औसत 10% ऊर्जा उपलब्ध होता है, औसत 10% ऊर्जा उपलब्ध होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि विभिन्न पारितंत्रों में थोड़ा अंतर हो सकता है, विभिन्न पारितंत्रों में थोड़ा अंतर हो सकता है तथा पारिस्थितिकीय दक्षता इकोलॉजिकल इफिशियंसी का परास 5% से 35% के मध्य 5% से 35% के मध्य हो सकता है। पारिस्थितिकीय दक्षता को
लिंडमैन लिंडमैन का दक्षता कहते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। अब ये हम लोग अभी ऊर्जा पिरामिड को देखें। अब देखते हैं संख्या पिरामिड को। संख्या पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसको बनाएंगे भी और देखेंगे भी। देखिए, इसमें मान लीजिए घास पारितंत्र का बनाते हैं। इसमें कौन सा पारितंत्र का बनाएंगे अभी? घास पारितंत्र का। तो घास पारितंत्र का अगर बनाए तो क्या क्या होगा? जैसे घास हो गया, अभी घास पे कौन होगा डिपेंडेंट? घास पे कौन डिपेंडेंट होगा? हिरन। और हिरन पे कौन हो गया? बाघ। तो हम अब इसमें देखिए, अब ज्यादा ऊर्जा कहां पे होगा? ज्यादा जो संख्या किसकी ज्यादा होगी? घास की संख्या ज्यादा होगी या हिरन की या बाघ की? घास की। यहां पे रख लेते हैं घास। उसके बाद हिरन की। और इसके बाद बाघ। यानी मतलब मान लीजिए कि 100 घास है, उस पे 10 हिरन है, और 10 हिरन पे किसका जीवन चल रहा है? बाघ का जीवन चल रहा है। एक बाघ का जीवन चल रहा है कि नहीं? अभी देखिए, इसी चीज को समझिए। जैसे हमने पहली दफा में कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैविक और अजैविक घटकों का अंतः क्रिया और अंतः संबंध है। तो जितनी सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? ये जैविक और अजैविक घटकों के अंतः क्रिया और अंतः संबंध को ही पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? कि कौन किसको कितना खाएगा, कितना ऊर्जा मिलेगा। तो ये देखिए, ये तो सीधा हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये पिरामिड कैसा हो गया? सीधा। अब इसी में देखिए कि इसी में बनेगा, इसी को पूछेगा कि संख्या पिरामिड में घास संख्या पिरामिड घास पारितंत्र में संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि सीधा ही होगा। घास की संख्या हमेशा ही ज्यादा होगी। और घास पे जो शाकाहारी जीव, देखिए जंगल में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा क्या होगा? घास होगा। और सबसे ज्यादा फिर शाकाहारी जीव होंगे, और मांसाहारी जीवों की संख्या कम होगी, है कि नहीं? और वो पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा बना रहे, इसके लिए क्या है कि ये संतुलन बना रहे। अब सोचिए कि मान लीजिए कि बाघ ना रहे, तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी। और जब हिरन की संख्या बढ़ जाएगी तो जितना घास है वो सब खा करके खत्म कर देगी। और सब खा करके सब खा के खत्म कर देगी, तो जंगल में क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब एक समय के लिए सोचिए कि हिरन ही ना रहे, तो घास घास इतना बढ़ जाएगा कि फिर अनबैलेंस्ड हो गया, है कि नहीं? इसका मतलब है कि जितनी मात्रा में घास, एक निश्चित मात्रा में घास, एक निश्चित मात्रा में हिरन और एक निश्चित मात्रा में बाघ चाहिए। सबका उपयोग है यहाँ पे, सभी, और सब एक दूसरे से इसी तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं, है ना? अब आते हैं, ये तो हो गया घास पारितंत्र का। अब दूसरे पारितंत्र को देखते हैं। जैसे मान लीजिए वन पारितंत्र का देखते हैं संख्या के हिसाब से। अब किसको देखेंगे? वन पारितंत्र। तो वन पारितंत्र में अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये क्या हो गया? उत्पादक हो गया। उत्पादक जो होगा वो क्या होगा? पेड़ होगा, है कि नहीं? अब इस पेड़ पे डिपेंडेंट होगा, इस पेड़ पे डिपेंडेंट होगा कवक, या इस पेड़ पे डिपेंडेंट मान लीजिए पक्षी, है ना? जैसे यहां पे मान लेते हैं पेड़, और पेड़ पे पक्षी,
और पश्चिम में कवक। तो पेड़ एक है, पक्षी की संख्या 10 है, कवक कम से कम 100 तो होगा ही। ये देखिए ये कैसा बना, ये पिरामिड उल्टा बना कि नहीं। यानी कि संख्या पिरामिड की अगर बात करें और वन की परिस्थिति में अगर देखें तो पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये चीज हो गया, ये सब चीज साथ में बनाते चलिएगा। अब इसी तरीके से देखते हैं आप परत खाद्य श्रृंखला। ठीक, इसी तरीके से देखते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला का। अपरद खाद्य श्रृंखला क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि दो तरह के खाद्य श्रृंखला होता है, एक अपरद खाद्य श्रृंखला और एक चराई खाद्य श्रृंखला, है ना। तो वही उस अपरद में जो होगा, अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, पत्ते होंगे और पत्ते को कौन अपघटित करेगा, जो अपघटक होगा, है कि नहीं। तो अपघटक में सबसे पहले कौन आएंगे, कवक, और कवक के ऊपर कौन होंगे, जीवाणु। तो मान लीजिए इस तरीके से कि पत्तों की संख्या कितनी है, 5, और कवक की संख्या इस पे बढ़ जाएगी, और कवक की संख्या हो गई, ये पत्ते हो गए, ऑब्वियसली बात है कवक ज्यादा होगा, और कवक से ज्यादा कौन होंगे, जीवाणु। तो आप परत खास श्रृंखला का भी उल्टा बन गया, ये भी उल्टा बन गया। ये सब को बात भी रिवाइज करना होगा, या फिर थोड़ा अगर हम एक बार इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लें तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्योंकि अपरद में क्या होगा, अपरद में जो है पत्ते खाए, पत्ते हैं, पत्ते पेड़ से गिरे, अब उसको अपघटित करने के लिए पहले कौन आएगा, कवक, और कवक के बाद कौन आएगा, जीवाणु। तो ऑब्वियस सी बात है कि पत्तों की संख्या कम होगी, कवक की संख्या बहुत ज्यादा होगी, उससे भी ज्यादा संख्या किसी होगी, जीवाणु की। इसका मतलब कि अपरद खास श्रृंखला भी हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर पूरी बात करें संख्या पिरामिड की तो कभी उल्टा और कभी सीधा, और कुछ तो ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ इसके जीवाणु के ऊपर भी संख्या कम हो सकता है, कुछ ऐसे चीजें होंगे जो जीवाणु को खाएंगे तो, और उस जीवाणु पे डिपेंडेंट होंगे तो ऐसा भी बन सकता है पिरामिड, है कि नहीं। इस तरह का भी जिसमें उल्टा और सीधा दोनों, तो मध्य स्तर का भी पिरामिड बन सकता है। अब आते हैं जीव भार पिरामिड। जीव भार, देखो एक मिनट में, तो इसमें हम लोग बात करेंगे जी भार पिरामिड। तो जी भार पिरामिड कैसा होगा, लिखिए इसको, जी भार को लिखिए कि यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है।
यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, उदाहरण के तौर पे लिखिए कि जलीय पारितंत्र में जीवभार पिरामिड उल्टा होता है। जीवभार, जीवभार का मतलब क्या? जलीय पारितंत्र में उल्टा होगा पिरामिड जीवभार का। तो जीवभार का मतलब क्या? तो ये उल्टा कैसे होगा? जैसे पादप प्लवक है, पादप प्लवक है, और पादप प्लवक को खाने वाले कौन है? जलीय पिस्तू। और इस पिस्तू को कौन खाएगा? टूना मछली। ठीक है, तो या पिस्तू या प्राणी प्लवक, प्राणी प्लवक। अच्छा एक बात बताइए, जीव भार का मतलब हम लोगों ने ये समझा कि कोई जीव है वो मर जाए तो मरने के बाद उसको सूखने दीजिए, और सूखने के बाद उसकी हड्डी नाखून नाखून निकाल दीजिए, जो बच गया वो जीव भार है। अच्छा अब देखिए, जो पादप प्लवक है और एक तरफ में मछली है, सूखने के बाद ज्यादा ज्यादा वजन किसका रहेगा? पादप प्लवक का या मछली का? नहीं, पादप प्लवक जैसे पादप प्लवक क्या हो गया? काई है एक प्रकार का, शैवाल है। अब उसको 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 6-7 महीने के लिए सूखने के लिए दे दीजिए, क्या बचेगा उसमें? है ना, मतलब उसका बहुत कम। तो ये, और हमने कहा कि जो पिरामिड जो की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? उत्पादकता से, उत्पादनकर्ता से होती है। ये हमेशा, इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो भी पिरामिड बनेगा उसकी शुरुआत कहां से होगी? उत्पादनकर्ता से, है ना। प्राइमरी उत्पादकता से, प्राथमिक उत्पादकता से बनेगी। तो अब इसको देखिए किस तरीके से, इसको अगर सुखाएं पादप प्लवक हो तो ये 1 ग्राम होगा। और ये ये 1 ग्राम मतलब क्या? एक स्क्वायर मीटर की बात हो रही है। 1 मीटर स्क्वायर में अगर जितना पादप प्लवक पाया गया वो, अब इसी क्षेत्र में प्राणी प्लवक पाए जाएंगे। उसको सुखाने पे जो मिलेगा वो 10 ग्राम मिलेगा। ये जो वैज्ञानिक ने जो खोज रिसर्च किया सब उसकी बातें हैं, है ना। ये इधर उधर की कोई बातें नहीं है, उनका लगभग लंबे समय का रिसर्च है और रिसर्च के परिणाम स्वरूप ये बात पता चल पाया है। टूना मछली है तो वो और ज्यादा होगा। वो लगभग, टूना जो मछली है वो लगभग कितना हो जाएगा? ये 10 ग्राम, है ना। ये बढ़ करके 100 ग्राम का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखिए ये जो जीव भार का जो पिरामिड है, और वो कहां पे, कौन से पारितंत्र में? जलीय पारितंत्र का। ये जलीय पारितंत्र में कैसा बना? उल्टा बना, है कि नहीं? जलीय पारितंत्र में उल्टा बना, ये चीज हो गया। जैसे जैसे जीव भार का क्या होगा? कमी, जीव भार का क्या होगा? कमी आता जाएगा। अब इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से अगर हम इसको बनाएं अन्य क्षेत्र का, तो वो सीधा भी बन सकता है। ठीक है, चलिए एक नया टर्म लिखिए, जैविक आवर्धन। एक नया टर्म लिखिए। इतना समझ गए नहीं इन सब चीजों को, पिरामिड को? चलिए ठीक है, अब लिखिए जैविक आवर्धन।
जैविक आवर्धन, जिसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ? जैविक आवर्धन का मतलब जैविक आवर्धन का मतलब हुआ किसी खाद्य श्रृंखला में, किसी खाद्य श्रृंखला में टॉक्सिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि, हानिकारक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि। हानिकारक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि। देखिए, नाम नयन सुख और आंख का अंधा, बात समझ रहे? नाम रख दिया गया है जैविक आवर्धन, ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया होने वाला है कि नहीं, लेकिन इसका मीनिंग सीधे उल्टा है। इसमें सीधा उल्टा है कि जैविक आवर्धन का मतलब है कि किसी खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों की मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए कि भारी धातु, पारा, सीसा, कैडमियम, ये सब चीजें क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? बढ़ती चली जा रही हैं, है ना? अब हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। टाइम क्या हो गया? अभी तो टाइम बहुत है हम लोगों के पास, है ना? तो नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, और बहुत ही बेहतर फ्रेश टॉपिक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग पारितंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? तो अब इसी में एक और टर्म है जिसको बोलते हैं जैविक अंतःक्रिया। जैविक अंतःक्रिया, एक पूरा पेज लीजिएगा इसके लिए। जैविक अंतःक्रिया। अब ये जैविक अंतःक्रिया क्या होता है वो समझ लेते हैं। और एक और सर्वे बना लीजिए। जो जैविक अंतःक्रिया होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। एक नकारात्मक अभिक्रिया अंतःक्रिया और एक सकारात्मक अंतःक्रिया। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक होता है सहजीविता। एक क्या होता है? सहजीविता। सहजीविता का मतलब ये है, ये अभी हम लोग सकारात्मक सकारात्मक अंतःक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस में जो भी होगा ये हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव ही होगा। हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव ही होगा। हम लोग इसको एक अलग तरीके से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले सौपकारिता का, ये सॉरी सहजीविता का, तो सहजीविता का मतलब ये हो गया कि दोनों एक दूसरे को क्या करता हूं? फायदा पहुंचाता हूं। जैसे कि देखिए, आपने नाम सुना होगा राइजोबियम का, है ना?
राइजोबियम कहाँ, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ों के गांठ में होता है। और ये क्या करता है कि ये मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो उसको खींच लेता है, और खींच करके जो दलहनी पौधे हैं उनके जड़ों को देता है, जिससे दलहनी पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है। अब जो दलहनी पौधे हैं उनकी जड़ें राइजोबियम के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है? तो वो उसके लिए आवास उपलब्ध करा रहा है। क्या उपलब्ध करा रहा है? आवास उपलब्ध करा। तो ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? समझ गए? तो सहजीविता का मतलब ये हो गया कि दो प्रजाति भौतिक संबंध द्वारा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, है कि नहीं? दो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, जैसे प्रवाल और सहवाल, कवक और जड़ मूल, इस तरह की चीजें। तो इसमें न किसी को नुकसान नहीं है, दोनों को क्या है? फायदा है। लेकिन अगर दोनों अलग हो जाएंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है सहजीविता। दूसरा होता है प्रोटो कोऑपरेशन या आदि सहयोग। दूसरा क्या होता है? आदि सहयोग। ठीक है, इसमें भी दोनों जीव को क्या, यहां भी प्लस प्लस है, यहां भी फायदा ही है दोनों को। इसमें सारे को फायदा ही होगा, यहां भी क्या है? फायदा ही फायदा है। ये भी पॉजिटिव संबंध है। इसके अलावा फिर क्या होता है? सहभोजिता। सहभोजिता, सहभोजिता में भी क्या होगा? एक एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक को फायदा होगा। एक जीव को इसमें, ये भी इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया जैविक अंतःक्रिया, तो इसमें एक जीव को तो कोई फायदा नहीं होगा, ना नुकसान है ना फायदा है, लेकिन दूसरे जीव को इससे क्या होगा? फायदा हो जाएगा। जैसे आप गांव में कभी देखते होंगे भैंस को चरते हुए, चरवाहे जो है अपने मवेशियों को जब चराता रहता है तो उसके आसपास में बहुत सारे पंछी मंडराते रहते, घूमते रहते हैं। तो उससे उन मवेशियों को तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके खूड़ से मिट्टी के अंदर जो कुछ कीड़े होते हैं, वो जो कीड़ा होता है वो बाहर आ जाता है, और उस बाहर आने के बाद उस कीड़े को वो क्या करता है, जो जैसे मैना है, कौवा है, वो उसको खा लेता है। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि सहभोजिता में एक जीव को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उस पे जो डिपेंडेंट था उसको फायदा हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि जो शार्क मछली है, ठीक है, जो जो शार्क मछली है, उसमें एक और मछली होता है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो मछली उसके पीठ पे बैठ जाता है, और शार्क मछली जहां जहां जाता है खा करके जो कुछ थोड़ा छूट जाता है, जो बच जाता है, वो उसको खा करके अपना जीवन चला लेता है। तो इससे शार्क को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक जीव को वहां पे फायदा है। तो जहां पे इस तरह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? सहभोजिता। अभी इसको लिखवाएंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? तो ये हो गया सहभोजिता। एक है सहोपकारिता। सहोपकारिता, यहां दोनों को फायदा होगा। सहोपकारिता में दोनों को फायदा होगा। अब इसमें आते हैं निगेटिव वाले में, परभक्षण। परभक्षण, परभक्षण में तो एक जीव को तो पूरा नुकसान ही हो जाना है, वो तो बचना ही नहीं है, मर ही जाएगा। परभक्षण का मतलब है कि बाघ ने हिरण को खा के खत्म कर दिया, तो वो खत्म। तो यहां पर क्या हुआ? एक जीव को पूरा निगेटिव और दूसरे को फायदा, है ना? दूसरा इसी में होता है, इसी में ये कह सकते हैं परजीविता। परजीविता, परजीविता मतलब पैरास पैरा पैरासाइट्स, पैरासाइटिज्म जो हो गया वो। और परजीविता, और यहीं पे एक होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कि एक जंगल है और उस जंगल में हिरण
हिरन की संख्या बहुत कम है और उस हिरन को खाने वाले कई जानवर हैं, तेंदुआ, बाघ, फिर आपका चीता। तो वहां पे क्या होगा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा होगा, संघर्ष होना शुरू हो जाएगा। या तो हिरन की संख्या कम है और एक ही प्रजाति के बहुत सारे बाघ हैं, एक 10 हिरन में 10 बाघ है, फिर प्रतिस्पर्धा क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से चीजें चलती है। तो इसको ये आपने बना लिया। अब इसके आगे पहले इसमें मैंने बताया कि दो तरह के, एक तो धनात्मक संबंध होता है और एक ऋणात्मक संबंध होता है। तो अब एक एक करके लिख लेते हैं इसको ताकि बाद में भूले ना। तो पहला हेडिंग दीजिए सहोपकारिता। पहला हेडिंग दीजिए सहोपकारिता। पहला हेडिंग दीजिए सहोपकारिता। इसमें क्या है कि दो जीव है ए और बी, और इन दोनों को क्या होगा, इसमें फायदा होगा, है ना। लिख लीजिए यहाँ पे कि दो प्रजातियों को एक दूसरे से, दो प्रजातियां एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। दो प्रजातियां एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी का क्या काम होता है, और फूल। मधुमक्खी जाकर के क्या करती है, फूलों पे बैठती है ना। और फूलों पे बैठने के बाद जो उसमें परागकण होते हैं, उस परागकण को वहां से उठा करके दूसरे फूल पे जाती है और वहां रख देती है। तो इस प्रकार से जो है निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगर ये मधुमक्खी ऐसा ना करे, ये मधुमक्खी अगर ऐसा ना करे, तो आने वाले समय में ये सारी जो वनस्पतियां वो संकट में पड़ सकते हैं। क्योंकि जब निषेचन ही नहीं होगा तो उसका, उसकी संख्या में वृद्धि कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि उसके प्रजनन और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा मधुमक्खी को इससे क्या फायदा है कि वहां से उसको रस मिल जाता है। तो ये कैसा संबंध हुआ, जैविकता क्रियाकर्ता का सहोपकारिता का संबंध हुआ, है ना। ये कैसा संबंध हुआ, सहोपकारिता का संबंध हुआ। इसी के अलावा अब बात करते, ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा लिखिए सहजीविता। ऐसे और भी एग्जांपल होंगे, जूज एंड क्लीच, कोरल। कोरल जो होता है, जूज एंड क्लीच के बारे में पहले भी हम बताए हैं, अभी थोड़ा सा बता देते हैं क्या है इसमें। कोरल क्या करता है, कोरल जो है जूज एंड क्लीच को रहने के लिए जगह दे देता है, स्थान देता है, आवास दे देता है। और उस कोरल पे जब वो जूज एंड क्लीच रहता है तो वो भोजन तैयार करता है और वही भोजन कोरल को मिल जाता है। तो कोरल की जो जीवंतता है वो किस पे टिका हुआ है, जूज एंड क्लीच पे टिका हुआ है। और जूज एंड क्लीच कहाँ निवास करेगा, कोरल पे। अगर कोरल ना रहा तो जूज एंड क्लीच भी नहीं रहेगा, और जूज एंड क्लीच नहीं रहा तो कोरल भी नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर फूल नहीं रहा तो मधुमक्खियों पे संकट है, और मधुमक्खी नहीं रहे तो फूलों को संकट है ना। तो इसका मतलब है कि सहोपकारिता में एक दूसरे का होना जरूरी है। क्लियर। अब आगे लिखिए दूसरा सहजीविता। सहजीविता, इसमें भी दोनों को फायदा होगा। सहजीविता में भी दो जीव हो गए, इन दोनों को क्या क्या है, इन दोनों को भी इसमें भी फायदा है। लिख लीजिए कि दो प्रजाति भौतिक संबंध द्वारा,
प्रजाति भौतिक संबंध द्वारा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे लाइकेन, साइनोबैक्टीरिया और कवक, साइनोबैक्टीरिया और कवक, साइनोबैक्टीरिया और कवक, प्रवाल एंड शैवाल, प्रवाल एंड शैवाल, ठीक है। आगे लिखिए आदि सहयोग, आदि सहयोग। आदि सहयोग इसमें लिखिए दो प्रजातियां एक दूसरे को इसमें भी दोनों को लाभ होगा, ए और बी, यहां दोनों यहां भी लाभ पाएंगे। दो प्रजातियां एक दूसरे को सहयोग द्वारा लाभ पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ ना रहे, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ ना रहे तो उसके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे मनुष्य और कुत्ता, एग्जाम्पल में मनुष्य का, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के लिए आदि सहयोग की तरह काम करते हैं। मनुष्य को कुत्ता से एंटरटेनमेंट मिल जाता है और कुत्ता को मनुष्य से फ्री फोकट पे खाना मिल जाता है, समझ रहे? तो ये कैसा सहयोग होगा? आदि सहयोग। अगर कुत्ते को मनुष्य का सहयोग ना मिले तभी वो जीवन अपना सुरक्षित कर लेगा, अगर मनुष्य को कुत्ता ना मिले तो मनुष्य भी अपना जीवन सुरक्षित कर लेगा। तो ये बहुत ही एक यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो इस प्रकार का जो जैविकीय अंतःक्रिया है वो कैसा है? आदि सहयोग के जैसा है। इसी चीज को हम लोग सी में भी देख सकते हैं, समुद्री ऑनिमोन, इस पर सर्च कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा समुद्री ऑनिमोन को, बहुत प्यारा लगता है दिखने में। और एक होता है हर्मिट, एक होता है हर्मिट केकड़ा, हर्मिट केकड़ा। जो हर्मिट केकड़ा के पीठ पे ये ऑनिमन बैठा रहता है और ये कहीं जा नहीं सकता, ये चल नहीं सकता है, लेकिन हर्मिट केकड़ा चल सकता है, लेकिन ये शिकार नहीं कर सकता, ये शिकार कर सकता है। तो ऑनिमन इसके पीठ पे बैठ जाता है और ये घूमता रहता है और घूम करके शिकार करता है, कुछ ये भी खाता है और कुछ इसको भी खिला देता है। तो ये दोनों के बीच में वैसा ही संबंध है, कैसा? आदि सहयोग के जैसा। अब आगे देखिए सहभोजिता, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सहभोजिता। सहभोजिता इसमें लिखिए कि एक प्रजाति सहभोजिता इसमें लिखिए कि एक प्रजाति को लाभ मिलता है, एक प्रजाति को लाभ मिलता है तथा दूसरे प्रजाति को
ना तो लाभ है और ना ही हानि है, ना तो लाभ है और ना ही हानि है। इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया था मवेशियों को लेकर के, है ना। तो इसी तरीके का जैसे कि एक मछली का नाम मैंने लिया था शार्क। तो शार्क पे एक मछली होती है, इसका नाम है रेमोरी, रेमोरी मछली। ये शार्क हो गया, और शार्क के पीठ पे सवार हो गया रेमोरी फिश। शार्क घूम के शिकार करेगा, और शिकार करेगी, और शिकार करके जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो रेमोरी खा लेगी। एक तो इसके पीठ पे फ्री का ट्रांसपोर्टेशन और प्लस भोजन। तो इसमें शार्क को तो कोई नुकसान है नहीं, पर रेमोरी को फायदा हो गया। तो ये कैसा हो गया, सहभोजिता, है ना। सहभोजिता का संबंध हो गया। अब आते ऋणात्मक या नकारात्मक संबंध। ये जितने भी हमने देखा ये सारा का सारा क्या था, पॉजिटिव था, सकारात्मक संबंध था, है ना। नकारात्मक में सबसे पहले लिखिए प्रतिस्पर्धा। नकारात्मक में पहले लिखिए सबसे पहले ऋणात्मक या नकारात्मक में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, दो जीव होंगे ए और बी, इसमें एक को, यहां पे एक को नहीं बल्कि दोनों को नुकसान होगा। प्रतिस्पर्धा में दोनों जीव को नुकसान है। लिखिए इसको कि दोनों प्रजातियों को हानि होती है, दोनों प्रजातियों को हानि होती है, ठीक है। अब ये देखिए दो प्रकार से होता है, एक होता है अंतःजातीय और एक होता है अंतर्जातीय। ये कितने प्रतिस्पर्धा कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक होता है अंतःजातीय और एक होता है अंतर्जातीय। अंतः जातीय और एक अंतर जातीय। अंतर जातीय मतलब एक ही प्रकार के प्रजातियों के बीच में भोजन के लिए संघर्ष, एक ही प्रकार के प्रजातियों के बीच में भोजन के लिए संघर्ष या प्रतिस्पर्धा। अब यहां पे अन्य भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच में, भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा। भोजन के लिए या जीवन को सरवाइव करने के लिए, है ना, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई जंगल है और उस जंगल में हिरन है, और हिरन पे डिपेंडेड है बाघ, और इस तरफ में बाघ डिपेंडेड और बाघों की संख्या ज्यादा हो गई, तो आपस में ही संघर्ष चल रहा है। अब एक तरफ में यहाँ पे एक ही हिरन को खाने वाले बाघ भी हैं, तेंदुआ भी है ना। ये इसके अलावा और भी जो है, तो इनके बीच में अगर संघर्ष हो रहा है तो ये अंतरजातीय संघर्ष हो गया, और अपनी जातियों के बीच में संघर्ष हो गया तो अंतरजातीय। तो इसमें दोनों को नुकसान है, इसमें दोनों को नुकसान है। हिरन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, तो ना फिर इसे खाने को मिलेगा ना इसे खाने को मिलेगा, है ना। अब इसी में है एक नियम जिसको बोलते हैं गॉस का नियम। हेडिंग दीजिए गॉस का नियम। गॉस का नियम, गॉस, गॉस गॉस का नियम। इसमें लिखिए,
इसमें नीचे लिखिए प्रतिस्पर्धा विस्थापन सिद्धांत। गॉस ने एक नियम दिया, गॉस का नियम। इसने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा विस्थापन सिद्धांत। प्रतिस्पर्धा विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। लिखिए कि इस नियम के अनुसार दो समान प्रजातियां, इस नियम के अनुसार दो समान प्रजातियों का, दो समान प्रजातियों का एक निकेत अथवा आवास नहीं हो सकता है। एक निकेत अथवा आवास नहीं हो सकता है। प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण एक प्रजाति, प्रतिस्पर्धा के कारण एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को विस्थापित करता है, दूसरे प्रजाति को विस्थापित करता है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि चार्ल्स डार्विन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा डार्विन फिंच पक्षी का, डार्विन फिंच पक्षी का अलग अलग निकेत या निश, अलग अलग निकेत या निश गैलापागोस द्वीप समूह में, गैलापागोस द्वीप समूह में देखा गया। गैलापागोस आइलैंड पढ़े थे ना हम लोग, गैलापागोस द्वीप में देखा गया। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि एक ही तरह का दोनों में संघर्ष होगा और जो ज्यादा मजबूत होगा वो जीतेगा और जो कमजोर होगा वो वहां से या तो चला जाएगा या फिर वो विलुप्त हो जाएगा। ये चीज है। जैसे पक्षी है तो पक्षियों को चोंच देखिए, कुछ का चोंच ऐसे होता है ना। अब कुछ का जो चोंच होगा वो ऐसा होगा, कुछ का चोंच ऐसे होगा। तो जिसका चोंच जैसा होगा वो उस प्रकार का भोजन करेगा और उस प्रकार का वो उसका क्रियात्मकता बदल जाती है। अगर किसी का चोंच देखिएगा एकदम पतला सा होगा, कठफोड़वा है, तो एकदम पतला सा ऐसा होगा, एकदम पतला सा इस तरीके से निकल रहा होगा उसका, तो उसका आवाज बदल जाएगा, उसकी सारी चीजें बदल जाएंगी। तो ये क्या है, पक्षी जो है अपने अपने अंदर में उसने इवोल्यूशन किया और इवोल्यूशन करके प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अपना निश बदल दिया, अपना अपना जो क्रियात्मक जगह वही बदल दिया इसने और अपनी अस्तित्व बनाए रखा। अभी अभी देखिए कौवा है उसका चोंच अलग है, अब उसी प्रकार से आप देखिए कि बाज है उसका चोंच अलग है। तो जैसे चोंच अलग हो जाता है तो वैसे उसका फंक्शनल जो क्षेत्र है, क्रियात्मक जो स्थान है वो बदल जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि एक निश में दो प्रजातियां नहीं रह सकता है, एक निश में एक ही प्रजाति रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए परभक्षण। परभक्षण अगर आप थक जाए तो बता दीजिएगा। क्योंकि अभी आपकी तबीयत खराब है। परभक्षण
इसमें देखिए कि एक प्रजाति जो को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। एक प्रजाति को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगा। बाघ और हिरन लिख लीजिए इसमें कि एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। नेक्स्ट है परजीविता, पैरासिटिज्म। परजीविता, पैरासिटिज्म, इसमें क्या होगा, इसमें भी एक को हानि होगा और एक को लाभ होगा। दोनों चीजें यहां भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें लिखिए कि एक प्रजाति जो परजीवी है, एक प्रजाति पोस्ट में लिख लीजिए परजीवी को लाभ मिलता है और दूसरे प्रजाति पोषक, पोस्ट में लिख लीजिए होस्ट, पोषक को क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। होस्ट, पोषक कहिए या होस्ट कहिए, पोषक, हाँ, को हानि होता है, को हानि होता है। जैसे अमरवेल, अमरवेल आपने देखा है, वो पेड़ों पे लंबे लंबे रस्सी के जैसा होता है, पतली पतली से धागे के जैसा, हरा कलर का, उस वो पूरी जिस पेड़ पे वो होता है उसी का भोजन वो खींचना शुरू कर देता है, उसी से अपने अपना जीवन चलाना शुरू कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमरवेल। अच्छा, इसके अलावा जू, मानव के जो है माथे में वो होता है, वही से खून पीना शुरू कर दिया। खटमल, जू हो गया खटमल, या फाइलेरिया जिसको वर्म कहते हैं, लिंच, जोंक, जोंक, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है परभोजिता। परभोजिता, परभोजिता में एक को नुकसान होगा और एक को न फायदा न नुकसान। परभोजिता में एक को नुकसान होगा और दूसरे को न फायदा होगा न नुकसान होगा। इसमें लिखिए कि इसमें एक प्रजाति को हानि होती है, दूसरे को न लाभ न हानि। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये है कि एक छोटा वृक्ष है और यहाँ पे एक इस तरह का बड़ा वृक्ष है, तो ये छोटे वृक्ष को हानि है और न इसको लाभ है न इसको हानि है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये रोक देगा, सनलाइट को ये रख लेगा, तो इसको इस छोटे वाले वृक्ष को इसको थोड़ा और छोटा कर लें, इसको नुकसान है इसको फायदा है, सॉरी इसको ना फायदा है ना नुकसान है। इसी तरीके से हाथी, अगर हाथी रास्ते से चल रहा हो तो उसके पैरों के तरह कृमि वर्म जो है वो नीचे आ जाएगा, तो दम के तो वो मर जाएगा, लेकिन इससे हाथी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन बेचारा कृमि का जान फोकट में चला जाएगा, है ना। इसके अलावा एक और होता है एलिलोपैथी, या कुछ ऐसे एक शब्द है एलिलोपैथी, उससे और समझते हैं कि एलिलोपैथी क्या होता है। लिप्टस का पेड़ देखा है आपने, लिप्टस के पेड़ की जड़ के पास देखिएगा कोई भी वनस्पति विकसित नहीं होगी,
इसके अलावा जो गेंदा का फूल होता है, जहां पे आप उसे लगा देंगे तो उसके आसपास में भी कोई वनस्पतियां विकसित नहीं होगी, क्योंकि उस वो क्या करता है, एलिलोन नाम का एक रसायन छोड़ता है, और एलिलोन नाम का जो रसायन है वो अन्य वनस्पतियों को विकास करने का मौका ही नहीं देता है। समझ गए? तो इसमें उसको तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन वहां जो वनस्पतियां उगना चाह रही थी, अपना घर बसाना चाह रही थी, उसको भी बसने नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो एलिलो नाम का रसायन का स्त्राव करते हैं। तो लिख लीजिए इसको, एलिलोपैथी को, एलिलोपैथी देख करके लिखिए, हेडिंग दे दीजिए एलिलोपैथी। लिखिए कि एलिलोपैथी, एलिलोपैथी वह प्रक्रिया होती है, एलिलोपैथी वह प्रक्रिया होती है जिससे जिससे कुछ प्रकार के पौधे, कुछ प्रकार के पौधे, वृक्ष, वृक्ष, जीवाणु, जीवाणु अथवा कवक के द्वारा एलिलो रसायन, एलिलो केमिकल, एलिलो रसायन, एलिलो केमिकल का स्त्राव होता है, जिससे जिससे अन्य पौधे, अन्य पौधे, जीवाणु, जीवाणु, मृदा में पाए जाने वाले कृमि, मृदा में पाए जाने वाले कृमि, कीट इत्यादि को क्षति होती है, इत्यादि को क्षति होती है, को क्षति होती है। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण के लिए अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा एक उसे अल्फा अल्फा एक पेड़ होता है, उससे टॉनिक बनाया जाता है, अल्फा अल्फा टॉनिक। अल्फा अल्फा, रबर, गेंदा, अखरोट, अखरोट, अमलतास, अमलतास, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस इत्यादि, ये सब एलिलो नाम के रसायन का स्त्राव करते हैं, और जितने कृमि वर्म ये सब खत्म कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि कृषि में एलिलोपैथी न जैविक नियंत्रण का कार्य कर सकता है, न जैविक नियंत्रण का कार्य कर सकता है, बल्कि 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 इससे रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक कीटनाशकों, पीड़कनाशक, पीड़कनाशक, शाकनाशक, शाकनाशक इत्यादि के प्रयोग पर, इत्यादि के प्रयोग पर रोक लगा देता है,
रोक लगा सकता है, रोक लगा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एलिलोपैथी के माध्यम से, एलिलोपैथी के माध्यम से आक्रामक प्रजाति, आक्रामक प्रजातियां जैसे घास अथवा पौधे, अथवा पौधे जो मृदा को हानि पहुंचाती है, जो मृदा को हानि पहुंचाती है, का नियंत्रण किया जा सकता है, का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, दो दो क्वेश्चन लिखिए मेंस के लिए, टाइम अगर मिले तो लिखिएगा इसको, दो क्वेश्चन लिख लीजिए। पारितंत्र, पारितंत्र का क्या महत्व है? पारितंत्र का क्या महत्व है? और पारितंत्रीय सेवाओं से आप क्या समझते हैं? पारितंत्रीय सेवाओं से आप क्या समझते हैं? दूसरा लिखिए, दूसरा दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि भारत में विभिन्न पारितंत्रों के संरक्षण के लिए, विभिन्न पारितंत्रों के संरक्षण के लिए 3 राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सहस्त्राब्दी पारितंत्र आकलन रिपोर्ट। चलिए ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। ठीक, ठीक।